तो हाय दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, हम लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर की सीरीज़ चला रहे थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ठीक है, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा चुका था पहले। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव या शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। तो ये जो वीडियो है इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, पहला आपका पॉइंट है शिक्षा के संप्रत्यय को समझने में सहायक। शिक्षा के सही संप्रत्यय को समझना सभी स्तर के शिक्षकों के लिए आवश्यक होता है। देखिए, लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है इस बुक की क्या, बीएड की सारी बुक्स की लैंग्वेज हार्ड होती है। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, आप लोग वैसे ही लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा लिखें। नॉर्मल सी बात है कि शिक्षा के कॉन्सेप्ट को, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग होता है। भाई, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो आपको मनोविज्ञान उसमें लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा, कोई बच्चा है एनसी में है, एनसी में केजी में, तो आप क्या पढ़ाते हैं उसे ABCD। अब उसमें आप सीधे से वर्ड लिखना थोड़ी ना सिखा सकते हैं कि आपने उसे एप्पल बनाना सिखा दिया, नहीं लिख पाएगा वो। अभी उसे ABCD सीखना है। तो ये मनोविज्ञान ही है, साइकोलॉजी ही है कि इतने बड़े बड़े बच्चों को मैं क्या पढ़ाना है। 7th 8th के बच्चों को हम लोग थोड़ा कम पढ़ाते हैं। ठीक है, वही अगर 9th 10th के बच्चों को हम लोग थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाते हैं, और 11th 12th के बच्चों को उससे भी ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो वो मनोविज्ञान के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि किस बच्चे को कितना पढ़ाना है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति की संभावना एवं लक्ष्य सीमा निर्धारित करने में प्रत्येक शिक्षक के सत्र के शिक्षकों की सहायता करता है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो हम लोगों को ये बताता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, भाई इसके एजुकेशन के, जो अगर आप शिक्षा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, कि क्या उससे होता है, आपको क्या मतलब क्या क्या मिलना चाहिए आपको। भाई यही है कि आपको डिसिप्लिन आना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे दुनिया में डील करना है, शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। ध्यान रखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपने बस डिग्री हासिल कर ली। शिक्षा का उद्देश्य और भी हैं कि आपको मतलब समाज में कैसे जीना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, ये सब उसके उद्देश्य हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इस उद्देश्यों की प्राप्ति की संभावना को बढ़ा देता है। उसकी सीमा को निर्धारित कर देता है कि हाँ, शिक्षक को इतना ही, इनको इस टाइम को इतने बच्चों को इतना सिखाना है। जैसे बड़े बच्चों से आप थोड़ी ज़्यादा उम्मीद करते हैं समझदारी की, लेकिन छोटे बच्चों से उतनी उम्मीद नहीं करते हैं। तो ये क्या, शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान किशोरावस्था की समस्याओं को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। अब देखिए, बच्चों की ज़िंदगी में किशोरावस्था आती है, नहीं अडल्ट एज आती है, तो उसमें बच्चों को के इमोशन काफ़ी हाई होते हैं। तो शिक्षक को उनको समझ पाएँ, बच्चों को समझ पाएँ कि हाँ, बच्चे कैसे जीना है, क्या नहीं करना है, ये शिक्षकों में हेल्प करती है शिक्षा मनोविज्ञान। फिर देखिए, किशोरों को व्यक्तिगत निर्देशन परामर्श प्रदान करने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता प्रदान करता है। किशोरों को की व्यक्तिगत निर्देशन, देखो आपको पता है कि हम लोग अगर पढ़ाई या किसी भी चीज़ की बात करें तो हर किसी की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे आपकी कोई अलग सोच होगी, दूसरे की कोई अलग सोच होगी। तो शिक्षकों को ये समझना पड़ता है। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सोच सकता। शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या बताता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं सोच सकता, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इसमें शिक्षकों की हेल्प हो जाती है। आगे देखिए, माध्यमिक स्तर पर आकर किशोर अपने करियर के प्रति चिंतित होते हैं। अब देखिए, जब 10th में बच्चा आता है तो फर्स्ट ईयर में आपको पता है 11th क्लास में, यानी बच्चों को अपनी स्ट्रीम चुननी पड़ती है कि उसे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है। तो आगे उसे फ्यूचर की अपनी टेंशन होने लग जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या शिक्षकों की ये हेल्प करता है कि उन्हें बच्चों को कैसे गाइड करना चाहिए, निर्देशन मतलब निर्देश देना चाहिए या गाइड करना चाहिए कि आखिर आपको आगे क्या करना है। भाई मान लीजिए टीचर को पता है कि ये बच्चा जो है केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ता है, और केमिस्ट्री के साथ इसकी बायो भी अच्छी है, तो टीचर क्या कहेगा उससे, टीचर कहेगा कि भाई आप पीसी भी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। ठीक है, आपका बायो में स्कोप है, केमिस्ट्री में स्कोप है आगे। और मान लीजिए उसकी मैथ अच्छी है तो टीचर क्या कहेगा कि आप PCM ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो। ठीक है, तो ऐसे जो है टीचर बच्चों को समझा देता है। आगे देखिए, किशोरावस्था में छात्रों में स्वतंत्रता के लिए अति प्रबल भावना होती है। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर बहुत उसकी मतलब भावनाएं जो है, उसके सारे इमोशंस, जितने भी उसके इमोशंस हैं, सब जो है काफ़ी मतलब अति प्रबल होते हैं, काफ़ी मतलब हाई होते हैं इमोशंस। मतलब वो इमोशनल भी बहुत, मतलब जैसे उसे अगर बुरा लगेगा तो बुरा भी बहुत जल्दी लगेगा, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। वो तो प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, तो होता ही है सब में। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को ये समझने में भी हेल्प करता है कि बच्चों की जो अभी जो भावनाएं हैं वो बहुत प्रबल हैं, तो उन्हें और गलत डायरेक्शन में उन्हें और उकसाना नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे को गुस्सा आता है, आप उसे और मार रहे हैं, तो उसका गुस्सा क्या होगा, और बढ़ेगा, वो आपसे नफरत करने लग जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है शिक्षक को करना है उसके गुस्से को का कारण बताना है कि बेटा अभी आपकी ऐसी एज है, आपको जल्दी जल्दी, आप बहुत सेंसिटिव हो इस टाइम, उसे समझाना चाहिए कि आप ऐसा ऐसा करिए तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, और गुस्से को शांत करने के तरीके बताने चाहिए। तो ये सब क्या समझाता है, शिक्षा मनोविज्ञान अगर है तो वही इस चीज़ को समझा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक किशोरों की रुचि एवं आवश्यकताओं को सही रूप से समझ पाते हैं। मतलब जो बच्चे हैं उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसे अच्छे से समझ पाते हैं तथा उनके स्तर के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या के निर्माण एवं चयन में सक्षम होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, जो बच्चे का स्तर है, जैसे 5th क्लास के हिसाब से तो 5th क्लास के हिसाब से उन्हें काम देगा, 6th क्लास का बच्चा है तो उसके हिसाब से वर्क देगा उन्हें। ठीक है। मान लीजिए 6th क्लास के बच्चे को आप नोट्स बनाने को दे दो, 5th 6th के बच्चों को आप कहते, जैसे आप बड़ी क्लासों में बच्चों को नोट्स बनाने को दे सकते हो क्योंकि उनकी जो है मेंटलिटी है बच्चों की स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन आप 5th 6th के बच्चों को नोट्स बनाने को दे दो तो वो इतने अच्छे से नोट्स नहीं बना पाएंगे, है ना। उनको आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्वेश्चन आंसर वो लोग आसानी से लर्न कर लेते हैं, उनका यही तरीका भी है, पैटर्न भी है। तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान से हमें पता चलता है। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेषताओं को समझकर शिक्षक उनके अनुसार शिक्षण विधियों के निर्माण में चयन के रूप में सक्षम होता है। अब देखिए क्या है कि हर किसी की इंडिविजुअल सोच होती है, इंडिविजुअल पहचान होती है, हर किसी की व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं सबकी, तो उसको भी कौन समझाता है, शिक्षा मनोविज्ञान समझाता है। देखिए आपको कुछ पॉइंट सिमिलर लग रहे होंगे इसमें, ठीक है, तो आप चाहें तो उनको पॉइंट को रिड्यूस कर सकते हैं या एक ही पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये इंडिविजुअल वाला व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाला पॉइंट जो है, इसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा में। ठीक है। फिर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों के भीतर शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की योग्यता विकसित करने में सहायक प्रदान करता है। भाई शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षा क्या करता है, वो किस तरीके से बच्चे को मापन करना है। आप देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लीजिए बच्चा है 1st क्लास का, आप उससे उसके लेवल की चीज़ें पूछेंगे, अगर वो सही बता रहा है तो आप क्या उसको मूल्यांकन कर देंगे कि हाँ ये सही है पढ़ने में। ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक और चीज़, मूल्यांकन और शैक्षिक मापन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का आपने टेस्ट लिया, तो एक के नंबर आ रहे हैं 30 में से 15, एक के आ रहे हैं 30 में से 30। तो आप ये नहीं कह सकते कि जैसे अब नंबर तो आधे हैं दोनों बच्चों के, एक के नंबर कितने हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बालक है ए, ये एक बालक है बी, इसके नंबर आते हैं 30 में से 30 और दूसरे के आते हैं 30 में से 15 नंबर। तो अब ये देखिए, जो बालक बी है उसके ए से आधे नंबर हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बालक बी जो है वो ए से आधा ही होशियार है या इसकी जो बुद्धि है इसकी आधी है, ये कुछ फिक्स नहीं है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आंसर आपने जो टेस्ट लिया हो उससे क्वेश्चन हो वो ए के मन के ज़्यादा हो, बी के कम क्यों, या अगले टेस्ट में ए के जो है 27 ही नंबर रह जाएँ और उसके 19 नंबर हो जाएँ, तो कुछ भी हो सकता है। तो शैक्षिक मापन जो है एक प्रक्रिया है जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते, हम लोग कभी भी आप नंबर के आधार पर एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इसके आधा गुना होशियार है या ये इससे दुगना होशियार है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। तो आगे देखिए फिर आगे क्या है इसमें, माध्यमिक स्तर पर छात्र किशोरावस्था में होता है, ये तो हमें पता है कि माध्यमिक स्तर पर ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि किशोरावस्था में होते हैं तो उनका जीवन काल संघर्षमय होता है। ठीक है। उनका जो जीवन चल रहा होता है, संघर्षमय काल चल रहा होता है, वो लोग, उन्हें हर चीज़ में संघर्ष दिखता है, स्ट्रगल दिखता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक उनकी हेल्प कर सकते हैं। इनके ज्ञान द्वारा शिक्षक छात्रों की शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में सक्षम होता है। मतलब आपने अगर शिक्षक को जो है शिक्षक मनोविज्ञान की पहचान है तो वो बता देगा कि बच्चों को क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या क्या आगे करना चाहिए, क्या उसके फ्यूचर में काम आएगा, ये सब चीज़ें उसे बता सकता है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 12, 16 में, 22 में 3 बार आ चुका है और आगे आने के भी चांसेस हैं। थैंक यू।